वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब बात करेंगे यूनिट 1 का थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट है, ये पूरी यूनिट कवर हो चुकी है। पार्ट 1 और 2 करा चुकी हूँ मैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्जेक्ट चल रहा है आपका सेक, ठीक है। योर लॉ योर राइट स्किल एनहांस कोर्स में जो आपको लगा हुआ है, बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए ये सैम 5 में भी यही है और थर्ड में भी यही है, ठीक है। सेम सिलेबस है, सिलेबस को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्ट करेंगे। सिलेबस देख लीजिए, आपका ये वाला टॉपिक चल रहा है, अभी यूनिट 1 चल रही है। ये मेरी इंस्टा की आईडी है और ये मेरी टेलीग्राम चैनल आईडी है। बेटा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पूरी ये वाली पीपीटी मैं भेज दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट के ये वाले, वो सारे भेज दूंगी प्रीवियस ईयर। स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, पहले प्रीवियस वीडियो की बात कर लें कि पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया। कानून का शासन क्या है। सब्जेक्ट क्या है आपका, कानून, लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले कि लॉ की क्या ज़रूरत है, कैसे वो लॉ का प्रोसेस क्या बना हुआ है, कानून का शासन क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, कानून को चलाने का काम किनका है। पुलिस प्रशासन पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने पूरा सारे अधिकार पढ़ लिए कि किसको कितने अधिकार मिले हुए, नागरिकों को क्या क्या अधिकार है। पुलिस प्रशासन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे न्यायालय, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यायालय वाला। न्यायालय में क्या है, बेसिक कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना 12th तक, वही सब कुछ है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि न्यायालय क्या होते हैं, न्यायालय के काम क्या होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, जो हर राज्य के लिए होते हैं, जितने राज्य उतने हाई कोर्ट होंगे। उसके बाद एक आएगा सुप्रीम कोर्ट, जो आपको सभी को पता है। ये रहा हमारी सुप्रीम कोर्ट। उसकी फोटो सर्वोच्चतम न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय और निचली अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें कहा जाता है। तो अब ये कि कानून का जो प्रशासन हम पढ़ रहे हैं उसको चलाने के लिए कि जो ये हमारी व्यवस्था बनी हुई है उसमें इनकी क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। न्यायपालिका का प्रमुख भूमिका यह है कि न्यायपालिका वाले जितने भी, इनकी प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून का शासन की रक्षा और कानून को सर्वोच्चतम बनाए रखने में सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि कानून का शासन बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि देखो, कानून बन गया, अगर कोई लागू नहीं करवा पा रहा, उसको लोग मान नहीं रहे, तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, है ना, पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन सजा कौन देगा, मेन जो बंदा आएगा, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ जो हेड है, वो तो यही है, न्यायालय वाले। क्योंकि सजा तो देना इनका काम है, पुलिस का काम सिर्फ पकड़ना है बेटा। जो भी कोई कानून नहीं मान रहा, कुछ कर रहा है गलत तरीके से, कुछ भी उसने कानून के विरोध में वो कुछ कर रहा है, कानून जो हमारे लॉ बने हुए, रूल्स बने हुए, उसको तोड़ रहा है, उल्लंघन जो कर रहा है, उसको पकड़ना सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम है। हमने पुलिस का देख लिया सारा कि एक वो शांति व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है। जो कुछ गलत करो उसे पकड़ के ले आओ। अब ये लाने के बाद उसे हमेशा जेल में थोड़ी ना रखेंगे, उसे क्या सजा देंगे वो इनका काम है। और जो हमारा पूरा संविधान बना हुआ उसकी व्याख्या का काम इनका, सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो इन्हीं का है। तीनों अंग अगर हम देखें, सरकार के जो 3 हम अंग मैं समझा रही थी, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका वाले हो गए, विधान पालिका वाले हो गए। कार्यपालिका का काम क्या, काम करवाना, कार्य करवाना, सारा प्रशासन व्यवस्था इसमें है, ये प्रशासन, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ये है। विधायिका वाले कौन हो गए, जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, ठीक है। ये इनका काम क्या, कानून को बनाना, सारा कानून बनाना कि देश कैसे चलेगा, सारी नीतियां लागू करवाना, ये सारा काम क्या है इनका, कानून को बनाना। पर अब ये देखो कि ये दोनों किसी प्रकार की मनमानी ना करे, इतने पावरफुल ना हो जाए कि कोई गलत कानून बनवा दे। क्योंकि देखो, ये कार्यपालिका तो इनके अंडर ही काम करती है ना, ये लोग इनकी नियुक्ति वगैरह करते हैं। तो ये कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, ना ही ये पावरफुल हो जाए, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका बैठी हुई है। कोई भी गलत काम ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका का मेन काम क्या है, संविधान जो हमारा बना हुआ है, जो हमारी रूल बुक है, उसकी व्याख्या करना। और उसका रूल है कि कोई भी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं छेड़छाड़ कर सकता, संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि तुम इतने पावरफुल बन गए कि तुमने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे संविधान को चोट पहुंच रही है। उन सब के मामले में ये न्यायपालिका आ जाती है और इसकी अपनी पूरी भूमिका निभाती है। और अगर देखा जाए तो कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, सबसे बड़ा अगर अंग किसी को कहेंगे तो न्यायपालिका को ही कहेंगे, क्योंकि मेन आखिर में बात इन तक ही जाती है, ठीक है। अब इनका पढ़ेंगे कि इनकी क्या भूमिका है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। अब जो व्यक्ति हैं, हम सारे लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा ये कर रही है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम इनके पास जाकर रिट जारी करवा सकते हैं। आर्टिकल
32 कह रहा है ना कि हम रिट जारी करवा सकते हैं, संवैधानिक उपचार वाला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। ठीक है बेटा, विवादों को कानून के अनुसार हल करते हैं, कानून के अनुसार हल किया जाता है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से करें, कानून के हिसाब से हल करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की जगह किसी भी व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना हो। अब देखो, जैसे मान लो बीजेपी वाले हैं, एग्जाम्पल ले लो कि बीजेपी वाले हैं, अब ये क्या, उन्होंने इतनी सारी सीट्स जीत ली, उनका इतनी बहुमत चल रही है, तो अब ये कि कहीं यही ना तानाशाही बन जाए कि सारी पावर तो इनके हाथ में, कहीं ये तानाशाही ना करने लग जाए। इसलिए उसको कंट्रोल करना, कि कोई ग्रुप हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई भी बंदा तानाशाही ना कर ले, उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, इनका काम है। ठीक है, और ये कंट्रोल कैसे करेंगे, ये जवाब मांगते हैं कि तुमने ये काम कैसे किया। एक होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट झाड़ लगा रहा है, कि क्वेश्चन करते हैं ये कि तुमने ये वाला काम कैसे किया, रिपोर्ट कैसे, ये वाले काम गलत कैसे हो रहा है, इसकी वो करेंगे, सरकार कर क्या रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बोलते हैं ना कि संविधान जो है उसके लिए मुख्य तत्व न्यायपालिका है, कि वो न्याय दिलवा रहे हैं, न्याय करने वाले हैं। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्यवस्था करती है। ठीक है, कानून की व्यवस्था बनाई जाती है और व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है। कोई भी विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, देखो नॉर्मल लोगों की लड़ाई हो रही है, नॉर्मल कोर्ट में जाएगी, बात सॉल्व हो जाएगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, बात नहीं सॉल्व हो रही तो हाई कोर्ट में चली गई। अब देखो, जैसे देश है हमारा पूरा, अब उसके अंदर एक राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई हो गई, एग्जाम्पल ले लो पंजाब वर्सेस हिमाचल वालों का ले लो, उनकी पानी की नदी है ना, उसके ऊपर विवाद है, वो बोल रहे हैं हमारी नदी है, वो बोल रहे हैं हमारी नदी है, वो कह रहे हैं हमारे पास पानी कम आ रहा है, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसे उनकी लड़ाई है, दो राज्यों की लड़ाई चल रही है। तो अब उसका निपटारा कौन करेगा, पुलिस तो करवा नहीं पाएगी, कोई इतना बड़ा टॉपिक है, दो राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो टॉपिक है ना, हाई लेवल वाले टॉपिक है, वो जाते सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, और उनका विवादों का निपटारा करवाने का काम इनका है। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना बड़े लेवल के ऊपर, पुलिस से भी ऊपर ये लोग आ रहे हैं। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहारी और संविधान की संरक्षण भी माना जाता है। क्या बोल रहे हैं, न्यायपालिका का क्या काम है, लोकतंत्र और संविधान दोनों का संरक्षक, की इनकी रक्षा करने का काम किसका, न्यायपालिका का। कि जैसे मान लो किसी ने लोकतंत्र के अगेंस्ट जाके कुछ कर दिया, जैसे एग्जाम्पल ले लो चाइना वाला ले लेते हैं, चाइना का जो पीएम है उसने क्या कर दिया, ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगले अगले आने वाले 10 से 15 सालों तक पीएम जो मैं ही रहूंगा। मतलब अब उसने ऐसा कानून बना दिया और कानून पास भी हो गया, क्योंकि सारे ही बंदे उसके बैठे हुए हैं, विपक्ष में कोई है ही नहीं, सारे ही बंदे उसके टीम के हैं, तो वो पास हो गया कानून। अब कानून क्या कह रहा है उसका, कि अगले आने वाले पता नहीं कितने सालों तक वो ही रहेगा प्रधानमंत्री, चुनाव होंगे ही नहीं, ऐसे उन्होंने रूल निकाल दिया। किंग जोंग उन है, उसने क्या कर रखा है, वोट तो वहां भी डलते हैं, इलेक्शन वहाँ होते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वही है। क्यों भाई, ऐसा कैसे, है ना, क्योंकि न्यायपालिका नहीं है ना, वहाँ पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि ऐसा कैसे, कि सिर्फ तू ही हमेशा जीत रहा है। इवन तुम, वो है ना वालिदिन पुतीन, वालिदिन पुतीन जो है, उनके यहाँ पे भी यही कि जीतता वो ही है हमेशा। तो बाकी के वो लोग कहाँ हैं जो खड़े होते हैं चुनाव में, लोग तो खड़े हो रहे हैं पर कोई और क्यों नहीं जीत पा रहा, ऐसा कैसे कि सिर्फ एक ही बंदा हर बार जीत रहा है, वोटिंग कैसे किस प्रकार से हो रही है, तो कोई ना क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है ना। यही तो दिक्कत है हमारे देश में, क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा क्या व्यवस्था कैसे चल रही है, न्यायपालिका के पास पूरा अधिकार है, वो सारे क्वेश्चन पूछ सकता है और इनको डांट भी सकता है। कानून के शासन को प्रबल होने के लिए एक प्रवर्तक शक्ति होनी चाहिए। क्या बोला बेटा ये, कि कानून के शासन के प्रबल होने के लिए एक प्रवर्तन शक्ति होनी चाहिए जो अदालतों में पाई जाती है। एक ना सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कोई एक बंदा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा उसके पास पावर हो, और वो सही क्या है गलत क्या है आपको बता रहा हूँ। जो किनके पास पावर है, अदालतों के पास, तुम गलत नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अदालतें कानून के शासन का प्रवर्तक हैं, कानून के शासन के कौन है, ये प्रवर्तक है, उन्हें निष्पक्ष और बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अब ये क्या, ये निष्पक्ष वो करें, जो भी वे फैसले लेंगे, जो भी डिसीजन ये देंगे, रिजल्ट जो भी आएगा वो कैसा हो, निष्पक्ष हो। ये ना हो कि इन्होंने किसी का साइड ले लिया, फेवर ले लिया, ऐसा नहीं होता है, ये निष्पक्ष फैसले देते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या है ये, जो हमारा कानून का शासन हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, और न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्तंभ क्या होता है बेटा, एक खंभा, जैसे मान लो एक दीवार, एक तुमने एक घर बनाया, उसका एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तो ये कि ये भी एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है।
भारत में न्यायपालिका की संरचना एक पदानुक्रम तरीके से कार्य करती है। ठीक है, अभी बताया ना जो मैंने ट्रायंगल वाली शेप दिखाई कि कैसे कैसे बना हुआ है, ये वही बता रहा है कि इस तरीके से ये कार्य करती है। ठीक है, कि कोई भी मामला यहाँ पे सबसे निचली अदालत में सॉल्व नहीं हुआ तो वो ऊपर चला जाएगा, लोग अपील कर सकते हैं। यहाँ भी सॉल्व नहीं है तो ऊपर की अदालत में चलेगा। फिर लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी जो है हमारा, उसकी बात माननी होगी, उसकी बात सभी को माननी पड़ेगी, उसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, अपील क्या है, ऊपर की तरफ जाती है और आदेश नीचे की तरफ आते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है बेटा, शीर्ष पर है। और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय माना जाता है। क्या है, उच्चतम, सबसे ऊपर वाला। इसके निर्णय अंतिम होते हैं। लास्ट सुप्रीम कोर्ट जो इसने बोल दिया उसके बाद तुम कहीं और हाजिरी नहीं लगा सकते अपनी, कि तुम कहीं और जाके तुम एक क्या बोलते हैं सिफारिश नहीं लगा सकते। यदि यह आवश्यकता महसूस करें तो यह अपने स्वयं के निर्णय और निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अब ये देखो, अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि अगर उसके निर्णय उसको वो चेंज कर सकता है, होते ना न्यायिक समीक्षा, उसमें क्या होता है कि अपने लिए हुए डिसीजंस को दोबारा कर सकता है, चेंज कर सकता है, एक तरीके से संशोधन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। समीक्षा याचिका के अंतरिक्त किसी अन्य मार्ग द्वारा इसे फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। समीक्षा याचिका के तुम एक बार याचिका डाल दो, एक मान लो लेटर डाल दो कि तुमने जो डिसीजन लिया उसको एक बार देख लो, दोबारा रीड कर लो, एक बार चेक कर लो, उस यही लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा तुम किसी भी मार्ग से इसको चुनौती नहीं दे सकते, इसके फैसले को। बस ये कि एक तुम याचिका ही डाल सकते हो कि तुम्हारा जो फैसला है उसको तुम रीचेक कर लो, उसको बदलने का अगर कोई होप है तो ये याचिका ही है, जिसको क्या बोला, समीक्षा याचिका। न्याय पुनरावलोकन जिसे कहा जाता है ना, पुनरावलोकन, कि दोबारा से उस पर एक बार और बातचीत की जाए। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की संरक्षक और भारत के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार का मध्यस्थता करता है। सारे अधिकार, जितने भी नागरिक, उनके मौलिक अधिकार सबके प्लस संविधान की रक्षा के लिए ये जिम्मेदार है। कौन, न्यायपालिका। राज्य में अदालत प्रणाली में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है राज्यों में। ठीक है, अब बात कहाँ चल रही है, राज्यों में। पहले क्या थी, देश में। देश में एक है सुप्रीम कोर्ट। अब क्या बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सिर्फ एक है। अभी हमने कितना पढ़ा कि देश में से एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अब राज्यों की बात चल रही है कि जित राज्य में अदालत प्रणाली में शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। वो क्या था, उच्चतम, और ये क्या, उच्च, जिसको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालयों में नीचे हमारे उच्च न्यायालयों के नीचे हमारे पास निचली अदालत है, जैसे क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। जैसे जिले स्तर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट डीएम जहाँ बैठते हैं, और सत्र सत्र पर सेशन कोर्ट नामक मध्य अदालतें हैं। ठीक है, निचली अदालतें ये सारी हैं, ये पूरा समझा दिया। अधिकांश लोग निचली अदालत जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अधीनस्थ अदालतों में रूबरू होते हैं। नॉर्मल जैसे छोटे मोटे केस हो गए, चोरी है, लड़ाई झगड़े का केस है, मारपीट का केस हो गया, ऐसे नॉर्मल छोटी बात है, नॉर्मल इनमें जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हो, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े हाई लेवल वाले टॉपिक जाते हैं। कोर्ट प्राथमिक स्तर पर अदालतें हैं जो व्यक्ति के पहले पहले अपराधों को निपटाती है। नॉर्मल जो भी टॉपिक चल रहे हैं उसको निपटा देती हैं ये। मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग अलग रैंक के मजिस्ट्रेट होते हैं, उनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये कि मजिस्ट्रेट के भी अलग अलग पद होते हैं, उसमें वर्गीकृत होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मुसीफ कहा जाता है। ठीक है, महानगरों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट के रूप से जाना जाता है। अब ये बस उसकी बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करें। देखो बेटा, न्यायपालिका ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वो ही है न्यायपालिका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें यही बातें बार बार लिखनी है कि वो रक्षा करता है, वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है, हमारे कानून की रक्षा कर रहा है, इसके बिना हमारा देश ढंग से नहीं चल पाएगा, क्योंकि तीनों अंगों का बराबर होना जरूरी है। ये अंकुश प्रदान करता है दोनों बाकी के अंगों पे, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। अगर न्यायपालिका ना हो तो हमारे देश में क्या होगी, अराजकता फैल जाएगी। ऐसे ऐसे बेसिक तुम लिख सकते हो, उसमें कुछ नया समझाने वाला टॉपिक नहीं है। अब ये समझो, ये क्या है, नया टॉपिक जो आपने आप तक नहीं पढ़ा हुआ। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, और इस पर अच्छा एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसको अच्छे से करना। या तो आपसे CRPC पूछ लेंगे या फिर IPC पूछ लेंगे, इसके बारे में पूछ लेंगे कि क्या है ये बता दो। अब देख लो इसकी फुल फॉर्म देख लो पहले, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। ठीक है, अब क्या है, इंडियन पेनल कोड ये। अब इसमें फ़र्क क्या है बेटा,
कि ये क्या है, ये बता रहा है जो आईपीसी जो है ये क्या है, रूल्स है, आपके रूल बुक है पूरी, कि किस क्राइम पे कितना आपका वो मिलेगा गुना, एक पूरी संहिता बनी हुई है। इसका नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता। हिंदी में आईपीसी पेनल कोड का क्या है, भारतीय दंड संहिता नाम है इसका। कब किया ये, 180 की, 1800 की बनी हुई है। मतलब ये हमारे देश आजाद होने से पहले ही अंग्रेजों के टाइम पे पूरी आईपीसी बनी हुई है। इसमें क्या है, रूल्स बताए हुए कि क्या क्या दंड होगा और उसके कितनी सजा होगी। बस ये है कि इस दंड की ये सजा, इस दंड की ये सजा, कि बेटा इसमें क्या है, रूल बने हुए हैं कि इस अपराध की ये सजा, इस अपराध की ये सजा, पूरे एक लिस्ट बनी हुई है कि तुमने ये अपराध किया, इसके बदले में आपको ये सजा मिलेगी, ऐसे है। अब ये तो सजा बता रहा है सिर्फ, ये नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। ये क्या बता रहा है, ये प्रोसेस बता रहा है कि तुमने ये जो एक अपराध हो गया, अब उसको यहाँ पे सजा मिलेगी। तो ये जो बीच का रास्ता है ना, ये प्रोसेस है कि क्या क्या तरीके होंगे। ऐसे तो नहीं ना कि मतलब किसी पे आरोप लगा, किसी ने ये अपराध किया उसको डायरेक्ट फांसी दे दी, ऐसा नहीं होता ना बेटा। पूरा प्रोसेस है कि पहले एफआईआर होगी, फिर पूरा जांच होगी और सबूत वबूत होंगे, दिए जाएंगे, फिर वो अपने वकील बुलाएगा, यहाँ से दूसरा वकील आएगा, केस चलेगा थोड़े टाइम तक, सबूत में पक्का वो हो जाता है कि हाँ इसी ने ये वाला क्राइम किया, पूरे पक्के सबूत है और साबित हो जाता है, फिर मिलेगी ना उसको सजा। डायरेक्ट थोड़ी ना तुम मुझसे दे देंगे। तो ये रास्ता है ना, जो प्रोसेस है कि क्या कैसे करना है, लिखित है पूरा, वो लिखा हुआ है इसमें सीआरपीसी में। और इसमें सिर्फ रूल लिखे हुए हैं। बोलते हैं ना कि आईपीसी की वाली धारा लगेगी आप पे, आईपीसी की अब ये वाली धारा लगेगी, कि आईपीसी की धारा 580 लगी हुई है आपके ऊपर, 152 लगा दी, ऐसे ऐसे पूरे रूल बुक है ये। अब इसको करेंगे डीप में। सबसे पहले आईपीसी पढ़ लेते हैं, फिर वो करेंगे। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता, इसमें सारी एक बुक है जिसमें पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। एक व्यापक कोड है, क्या है ये, एक व्यापक कोड है जो आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करता है, सारे पहलुओं को बताता है। मूल कानून वे है जो नागरिक कानून के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ साथ आपराधिक कानून के अपराधों और दंडों की परिभाषा करता है, कि क्या अपराध किया, अपराधों की श्रेणी प्लस उसके लिए क्या दंड है वो बताता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ भी अपराध की परिभाषा करता है। सारे अपराध A to Z, शुरू से अंत तक कितने अपराध हो सकते हैं सब कुछ उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे अपराधों की परिभाषित उसमें इस बुक में है, इसका नाम है आईपीसी। साथ साथ अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा ये भी बताती है, ठीक है। पहले से ही फिक्स है कि इस पे ये दंड है, इतने समय तक है, इतना जुर्माना, इतनी लंबी सजा उसे काटनी पड़ेगी, कोई इसमें फेरबदल नहीं की जा सकती कि तुमने अपनी मर्जी से उसकी, या तो जो भी तुम्हारा उसका दंड है, उसका कारावास जो है, तो उसे जेल में जाना है, उसको तुमने बढ़ा दिया या कम कर दिया, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है पहले से ही। किसी के साथ कोई वो नहीं किया जाएगा भेदभाव, ये वाला अपराध किया ये वाली सजा मिलेगी, फिक्स है। अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा ये बताती है। यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अब ये जो संहिता ये भारत की सेना पे लागू नहीं होती, ठीक है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई, ब्रिटिश काल की बनी हुई है ये। अब ये कि इसमें संशोधन बहुत सारे हो चुके हैं, पुरानी जो उस टाइम पे बनी हुई थी उसमें से अब तक, अब कितना टाइम जो हो गया, 2023 चल रहा है, बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं और रिसेंट अभी भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल के सन 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। अभी बोला ना संशोधन वाली बात, ये विशेषकर भारत की स्वतंत्रता होने के बाद। अब देखो इनके अंग्रेजों के समय का था, अंग्रेजों ने अपने तरीके से गलत गलत रूल बना रखे थे। संशोधन कब से शुरू हो गए, जब हम आज़ाद हो गए। हमने पहले तो सबसे पहले इनकी जो गलत गलत चीज़ें थी उनको हटा दिया, उसके बाद जो जो नई चीज़ें ऐड करते गए समय के हिसाब से, जो जो हमें जरूरी लगा उसे ऐड करते चले गए। ये समझ आ गया बेटा, क्या है, सिर्फ ये एक दंड संहिता है जिसमें पूरे रूल्स बता रखे हैं कि किसका किस अपराध की कितनी सजा है। एक लिस्ट बनी हुई है, एक ऐसे मान लो लिस्ट है एक पूरी, सारे अपराध उसमें लिखे हुए हैं। अब ये आता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। अब इसमें क्या है, पुलिस सीआरपीसी का इस्तेमाल करके किसी भी मामले की जांच करती है, इसके आधार पर चलती है, पूरा प्रोसेस जो है वो ये बताएगी, ठीक है। क्या है, पुलिस इसके आधार पर जांच करती है। दरअसल पुलिस थाने में मामला दर्ज तो आईपीसी के तहत होता है, आईपीसी की धाराओं के तहत होता है। कोई बंदा आया, उसने बोला कि यार इसने मेरे इतने पैसे चोरी कर लिए, ऐसे ऐसे घुस के किया। अब चोरी के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि ये वाली धारा लगेगी, धारा इतने के तहत
चोरी का ये सजा है, तो उसके तहत ही FIR दर्ज होगी, ठीक है, पुलिस में IPC की धाराओं के तहत होगी। लेकिन उसमें कोई मामले को आगे की प्रक्रिया को CRPC की तहत बढ़ाया जाएगा, कि जो इसमें रूल बने हुए ना कि सबसे पहले शिकायत आएगी, फिर तुम उसे देखोगे कि वो संज्ञेय अपराध है कि गैर संज्ञेय अपराध है। ये सारे टॉपिक हम अभी आगे डीप में करेंगे, ठीक है, यूनिट 2 में पूरा यही चलेगा टॉपिक। फिर देखेंगे उसको बेल देनी है कि नहीं देनी, पूरा जो प्रोसेस है ना वो इसमें लिखा हुआ है। अब वो सारा प्रोसेस आपके आगे वाली यूनिट में पूरा बताया गया। IPC और CRPC में क्या अंतर है, अब ये बोल रहा है कि इन दोनों में जो हमने पढ़ा है अभी, इसमें डिफरेंस क्या है बेसिक। तो ये क्या है कि IPC भारतीय दंड संहिता है, अर्थात ये बताती है कि अपराध क्या है और इसके लिए कितनी सजा निर्धारित है। बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया, इससे ज़्यादा आसान बता नहीं सकते। और अभी भी ना आ रहा हो किसी को समझ तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंस्टा की ID दी हुई है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया है। CRPC क्या है कि उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी। अब ये कि अपराध तुम्हें पता चल गया, उसको कितनी सजा है तुम्हें ये पहले से पता है IPC की धाराओं के तहत। अब क्या कैसे करना है, प्रोसेस को आगे कैसे ले जाना है, कार्रवाई किस तरीके से होगी, वो ये बताएगी CRPC, ठीक है, कि किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। आप देखो ये गिरफ्तारी वाला टॉपिक पूरा डीप में हम आगे पढ़ेंगे, जमानत वाला टॉपिक पूरा डीप में पढ़ेंगे, सारा भी आगे डीप में होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि हम किसी की गिरफ्तारी ऐसे नहीं कर सकते कि तुम गए, पकड़ा, उसको घर में से उठा के निकाल के लिया है, उसके हाथ में हथकड़ी बांधी, ऐसे नहीं होता। पहले ये देखा जाएगा कि उसका अपराध क्या है, किस श्रेणी का अपराध है, फिर उसको देखेंगे कि इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। ये देखा जाएगा कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट आएगा या तुम उसे डायरेक्ट पकड़ लोगे। अब ये कि अरेस्ट वारंट से पकड़ना है या डायरेक्ट पकड़ना है, ये कैसे साबित होगा, ये सब हम पढ़ेंगे आगे गिरफ्तारी में। गिरफ्तारी वाला टॉपिक आएगा, उसमें डीप में बता रखा है ये सारी चीज़ें कि कैसे गिरफ्तार करना है, कौन कर सकता है, पूरा 6-7 स्लाइड गिरफ्तारी की है स्लाइड्स। पुलिस कैसे इस सबूत इकट्ठा करेगी, सारे ये कि कैसे सबूत इकट्ठा करनी है, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। कि जमानत कैसे मिलेगी, जमानत देनी भी है कि नहीं देनी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और ये सारे टॉपिक अभी आगे आप करेंगे, जमानत वगैरह सब आने वाले हैं। अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पश्चात जमानत। अब जमानत वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब इसमें क्या है कि जमानत क्या होती है बेटा, बेल, कि तुमने कोई अपराध कर दिया, तुम्हारे खिलाफ हो गया, FIR तुम्हारे खिलाफ लिख दी गई है, चाहे FIR हो या कंप्लेंट हो। अब क्या तुम चाह रहे हो कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ झूठी इसने FIR लिखवा दी, और मेरे को पता है कि मैं अपने आप को बचा लूँगा, मुझे चाहिए सबूत। तो अब तुम्हें उस सबूत को निकालने के लिए तुम्हें अपनी सहायता तो चाहिए ना, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को तुम पहले बताओगे, क्योंकि देखो तुम्हें आर्थिक सहायता भी, तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि पहले तुम्हें वकील करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ये जो लॉ की पूरी जानकारी वो अच्छी तरीके से पूरे डीप में एक वकील को पता होगी, तुम्हें तो पता होगी नहीं, ठीक है बेटा। तो अब ये कि ये सारी चीज़ें करने के लिए उस बंदे को पहले जेल से बाहर आना पड़ेगा। पुलिस तो उसे ले गई पकड़ के। अब ये कि अगर उसका नॉर्मल अपराध होगा, गैर संज्ञेय अपराध होगा, आने वाले टॉपिक में जो अभी संज्ञेय गैर संज्ञेय करेंगे, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, एक होता है नॉर्मल अपराध, एक होता है जघन्य अपराध। तो अगर उसका बंदे का नॉर्मल अपराध होगा, उसको उस नॉर्मल अपराध से बाहर निकलने के लिए, अपने लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए जेल से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बेल की जरूरत है, ठीक है। अब बेल ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए भी कुछ शर्तें होती है, वो सारा भी हम करते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब वह पुलिस के अधिकार का पहला कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण सूचित करे। अब देखो ऐसे नहीं कि तुम पकड़ के ले गए, सबसे पहला क्या है, उसको बताओ कि भाई तेरे को इस कारणवश उठा के ले जा रहे हैं, तूने ये वाली चीज़ की है, इसके खिलाफ तुझे ले जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़, पहली चीज़ समझ आ गई, दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर इस वरिष्ठ अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। मजिस्ट्रेट कौन होता है बेटा, DM। हर एक एरिया का एक DM होता है, उसके आगे तुम्हें उसे पेश करना है, उसकी पेशी की जाए 24 घंटे के अंदर। ये नहीं कि वो बंदे को पकड़ा तुमने, वो जेल में ही है पिछले 10 दिन से, ऐसा नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इस मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, ताकि वो या तो बेल लेके बाहर आ जाए और अपने लिए पूरा काम करे कि मुझे कैसे इस केस से निकलना है बाहर, सहायता वगैरह लिए अपने दोस्तों वगैरह से, वरना वो अपने पूरे केस को सॉल्व करने के लिए वकील वगैरह को कर सकता है, बाहर आके करेगा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का चिकित्सक परीक्षण करने का अधिकार है। उस व्यक्ति को क्या अधिकार है, चिकित्सक परीक्षण। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, डॉक्टर वाला टॉपिक क्यों आ रहा है, क्योंकि देख लो मान लो किसी पे आरोप लग गया लड़ाई का, कि इसने ना भाई मुझे बहुत मारा है और इसने मुझे यहाँ ड्रिंक करके मारा। मान लो जैसे किसी औरत ने
अपने पति वगैरह पे या किसी और आदमी पे ऐसे आरोप लगा दिया, ऐसा कोई केस चल रहा है, तो अब ये बेल लेके बाहर अगर आता है तो पहले तो ये डॉक्टर से अपनी चिकित्सा का इसका पूरा अधिकार है कि ये पहले तो अपना चिकित्सा क्या करेगा, अपना DNA टेस्ट का वो करवा देगा, पूरा पोस्टमार्टम अपनी बॉडी का, कि भाई देख लो मैंने तो शराब पी ही नहीं रखी थी। तो ये सबूत ऐसे पेश कर सकता है कि मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या कह रही है कि मुझ पे इसने दारू पी के ऐसे मेरे को मारा है। लेकिन क्या है, अगर वो अपने बॉडी में वो, देखो बेटा, अगर कोई इंसान शराब पीते तो 2 दिन तक उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल के सिम्टम्स होते हैं, ब्लड में, पूरे बॉडी में होते हैं। तो वो अपना वो ब्लड टेस्ट करवा के साबित कर सकते भाई मैंने तो पी नहीं है, मुझे झूठा आरोप लगा रही है। तो चिकित्सा वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अपनी बॉडी का पूरा वो करवा लो तुम, और सबूत पेश कर सकते हो कि मैंने ये वाली चीज़ की ही नहीं है, मुझे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मान लो किसी पे रेप का केस का वो आ गया कि इसने रेप किया, अगर उसने किया है तो उस लड़की के शरीर में उसकी बॉडी का स्पर्म होना चाहिए, है ना, उसकी बॉडी का कोई तो सलाइवा स्पर्म कुछ तो होना चाहिए। तो ये कि अगर वो अपनी बॉडी का वो करवा देता है पोस्टमार्टम कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम टेस्ट कर लो और ये देख लो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इसमें डॉक्टर जो है ना उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर का चिकित्सा का अधिकार उसको पूरा है कि ये नहीं कि तुमने उसे कैद कर दिया और तुम उसे कुछ नहीं करा दे रहे। डॉक्टर की चिकित्सा वाला जो अधिकार है, इसको मेन इसलिए माना जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे जमानती जमानत लंबित मुकदमे के दौरान किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। देखो अब जमानत लेना उसका अधिकार है ताकि वो बाहर जा सके, अब एक समाज से ना कट जाए पूरे कि वो अंदर कैद हो गया, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उसको अपने आप को बचाने के लिए जमानत लेना उसका अधिकार है। जमानत संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों मामले में उपलब्ध है। अब देखो चाहे केस बड़ा हो या छोटा हो, जमानत लेने का अधिकार तो है, लेकिन ये कि अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें जमानत नहीं दी जाती। ये डिपेंड करता है कि डीएम तुम्हें जमानत देगा कि नहीं देगा। तुम सिर्फ अपील कर सकते हो, जमानत मिलना ना मिलना उसके ऊपर हाथ में है कि वो तुम्हें जमानत देगा कि नहीं देगा। अब बेसिक ये है कि जमानती अपराधों के मामले में जमानत व्यक्ति का अधिकार माना जाता है। नॉर्मल मामला है, जैसे मान लो धोखाधड़ी का मामला है, किसने मेरे साथ धोखा कर दिया, लड़की ने आरोप लगा दिया किसने मेरे साथ धोखा करा, ऐसा अपराध हो गया। या फिर चोरी का अपराध हो गया, छोटा छोटा कि थोड़ी 10-20 हज़ार की चोरी हुई है, नॉर्मल अपराध है और वो क्षमा मांग रहा है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। या फिर जालसाजी वगैरह का अपराध है, या लड़ाई झगड़े का हो गया कि आपस में गाड़ी रोड रेज में, रोड पे लड़ाई हो गई, गाड़ी गाड़ी के चक्कर में लड़ाई हो गई, अब पुलिस तक पहुंच गया केस। में ऐसे नॉर्मल जो थोड़े कम लेवल वाले अपराध है ना, जिसमें किसी की जान नहीं गई, किसी का खून नहीं बहा, बस ये कि इंसल्ट कर दी, मानहानि कर दी, किसी ने मानहानि का केस कर दिया कि भाई इसने मेरी इंसल्ट करी है, ऐसे वाले केस जो जमानती अपराध कहलाते हैं। नॉर्मल केस है, किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, बहुत बड़ा कोई केस नहीं है, नॉर्मल कहा सुनी वाला केस है। इन मामलों में क्या है, जमानत जो है इसको अधिकार माना जाता है कि भाई राइट है कि उसको जमानत दी जाए। कौन सी धारा कहला रही है, 4036 में जमानत की याचिका व्यक्ति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उचित अदालत में समक्ष दायरे में दी जा सकती है। अब देखो जमानत जो है उसका फ्रेंड, उसके रिश्तेदार, कोई भी उसके लिए करवा सकता है, ठीक है। याचिका जो है वो व्यक्ति खुद भी दे सकता है और उसकी फैमिली मेंबर्स में कोई भी दे सकता है। हालांकि गैर जमानती अपराध में, अब मान लो मर्डर का केस है, अब मर्डर करने वाला बंदा रुकेगा तो है नहीं, वो तो भागेगा ही, उसको जमानत देना बेवकूफ़ी का काम होगा कि अगर इसे जेल से बाहर निकाला तो ये गायब हो जाएगा, तुमने उसे ढूंढ के पकड़ के निकाल के लाए हो तो तुम उसे जमानत थोड़ी ना दोगे। मान लो बहुत बड़ा केस है, रेप का केस है, ठीक है, ये मान लो मर्डर का केस है, बड़े से बड़े केस अगर देखे जाए ना कि किसी का बहुत खतरनाक तरीके से तुमने उसका वो कर दिया, उसके साथ गलत किया है, अपराध है कि उसने व्यक्ति ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली, तुमने उसे मारा नहीं, उसने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली, तुमने उसके साथ कुछ गलत किया, ये गैर जमानती अपराध होंगे, क्योंकि इसमें वो जो बंदा है वो रुकेगा ही नहीं, वो भागेगा, तुम अगर उसे जेल से बाहर निकालोगे तो गायब भी हो जाएगा। हालांकि गैर जमानती, और देखो ये गैर जमानती अपराध में सबसे ऊपर अगर देखा जाए श्रेणी में तो सबसे ऊपर रेप, सेकंड नंबर पे मर्डर आएगा, उसके बाद नीचे आगे हम आगे डीप में पढ़ेंगे सारे, अभी बस इतना समझ लो बहुत हाई लेवल वाले अपराध जो है उसमें ये आ रहा है। अब गैर जमानती अपराध में धारा 37 के मामले में जमानत का अपराधी का हिस्सा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की विवेक पर वो माना जाता है। अब ये कि उसका अधिकार नहीं है कि तुम उसको, उसका अधिकार है कि मैं बेल लूँगा, भाई अगर तूने इतना बड़ा अपराध किया, अब तेरे को पक्का पता है कि मेरी फांसी की सजा है, तो तू रुकेगा थोड़ी, गायब ही होगा। तो ये कि अगर वो अपील करता है, अपील वो कर सकता है, अपील वो करता है तो डीएम के ऊपर है कि वो उसको दे रहा है बेल कि नहीं दे रहा। और ये लिखवा लो 99% मामले में गैर जमानती अपराध में बेल नहीं मिलती है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो बेल के लिए अप्लाई तो कर सकता है, बेल मिलेगी नहीं उसको।
कोई भी डीएम अपनी देखो नौकरी खराब नहीं करना चाहेगा कि किसी इतने बड़े अपराधी को, जघन्य अपराधी को, कि मान लो कोई उग्रवादी है, गैर जमानती अपराध है, कि कोई टेररिस्ट घुस गया, उसको तुमने पकड़ लिया, उसने बॉम्ब बॉम्ब फोड़े, बहुत लोगों की जान चली गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसे अगर कोई टेररिस्ट वगैरह आ जाए और ऐसा कुछ हो जाए तो उसको थोड़ी ना तुम बेल दोगे, वो टेररिस्ट है, वो भागेगा ही ऑब्वियसली, तुम उसको बेल दे के क्या करवाना चाह रहे हो। तो ये कि कोई भी डीएम वगैरह जो है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ऐसे मामलों में ये देते ही नहीं है। बोल रहे हैं कि उनके विवेक पे, शक्ति का वो माना जाता है कि उनका, उनकी इच्छा पे है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, गिरफ्तारी से पहले किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत कानून द्वारा प्राप्त होती है। अब ये देखो बेटा कि ये जो ना अग्रिम जमानत और जमानत, ये सारा टॉपिक आगे डीप में आएगा, पूरा जमानत वाला एक टॉपिक चलेगा, उसमें पूरा ये डीप में होगा। अभी अगर आपको ना समझ आते तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा उतना लिख लो, आगे पूरा ये सारे टॉपिक डीप में करने हैं। और ये सब अग्रिम जमानत वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं कि अग्रिम जमानत क्या है। अब इसमें क्या है बेटा, अग्रिम क्या, पहले से ही तुमने मान लो कोई गलत काम कुछ कर दिया, अपराध तुमने कर दिया, तुम सब दोस्त ने मिलकर, तुम्हारा ग्रुप ने कुछ कर दिया कांड, अब क्या है, तुम्हारे दोस्त पकड़ा गया, तुम्हें पता चल गया कि भाई उसको ले गए पकड़ के, अब तुम्हें पता है कि अगले नंबर मेरा ही है, तो तुम क्या करोगे, बैठ के रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम जाके फटाफट अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर कर दो पहले तो, कि मुझे मत पकड़ो, मैं अपने आप को खुद सरेंडर कर रहा हूँ, अपना पासपोर्ट दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दे दो कि मैं भाग नहीं रहा, मुझे पुलिस पर लेने आएगी, मैं जमानत के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अग्रिम जमानत, पहले से ही बेल ले लो। और तुम्हें फिर ये कि तुम गिरफ्तारी से बच जाओगे, इससे क्या है, तुम केस से बाहर नहीं हुए, केस तो तुम पे भी है, चलेगा केस तुम पे, बस तुम उस वो जो गिरफ्तारी तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे ना जेल में, तो तुम्हारी वो यातना सहनी पड़ेगी, जो तुम्हारे दिल में धक्का लगेगा, पकड़ के ले गए, उससे तुम बच जाओगे। अग्रिम जमानत में यही है कि तुम्हें अगर बेल मिल जाती है, तुम अपना पासपोर्ट वगैरह दे देते हो, तो इसकी शर्त बस यही होती है कि तुम्हें जब जब वो बुलाएंगे ना, वो तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम एक बार भी नहीं गए तो तुम्हारी बेल कैंसिल हो जाएगी, तुम्हें जाना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट, देश छोड़ के भागने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, तुम्हें बेल मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका गिरफ्तारी आसान रूप से, क्या लिखा है, आसान रूप से हो रही है क्योंकि कुछ अन्य व्यक्तियों को भी उसके मामले में गिरफ्तारी किया गया। अब ये वही बोल रहा है कि कुछ अन्य व्यक्ति को, मैंने अपने दोस्तों वाला एग्जांपल लिया ना आपको, कुछ अन्य व्यक्ति जो आपके दोस्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, आपको पता है कि नेक्स्ट आप ही हो, नेक्स्ट आपका नंबर है, तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकता है, पहले से खुद ही चला जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे। सीआरपीसी धारा 438 में व्यक्ति को उसके खिलाफ लक्षित राजनीति प्रतिशोध के से बचने के लिए व्यक्तियों के अधिकार के हिस्से के रूप में अग्रिम जमानत देने का प्रावधान है। जमानत बंदा ले सकता है, उसने अपने आप को, वो भाग तो नहीं रहा ना, खुद ही आ गया कि मैंने ये, मेरा नाम भी इस चीज़ में, मुझे अगला ढूंढ रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ और अपने लिए ये बेल करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कि इसको प्रतिशोध के लिए दिया जा सकता है, इसका मतलब लिखा हुआ है पूरा, धारा 38 में आप जा सकते हो। मतलब आप अगर कुछ गलत करो, तुम्हारे मन में कुछ हो, तुम्हारा ग्रुप कुछ कर रहा है, कोई तुम्हारा दोस्त फंसे, तो तुम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही जाके पहले से बेल के लिए अप्लाई कर देना, अग्रिम जमानत जिसे कहा जाता है। एक क्या जमानत, तुम्हें पकड़ लिया पुलिस ने, उसके बाद तुम जमानत मांग रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए जमानत कराए, तुम्हारे वकील करा रहा है। दूसरी क्या है, तुम पहले से ही करवा लो, तुम्हें पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं है, तुमने खुद से अप्लाई कर दिया, पहले से ही जमानत ले ली, ये एक अच्छा डिसीजन है अपनी इज्जत बचाने के लिए। व्यक्ति के अधिकार के हिस्से के रूप में अग्रिम जमानत देने का प्रावधान है, लेकिन अपराध के नियंत्रण करने की जांच हस्तक्षेप से बचने के लिए भारत में राज्यों में अपने अधिकार क्षेत्रों में इस तरह के प्रावधान को आवेदन में निलंबित कर दिया है। अब ये क्या कि इस प्रकार के जो ये है, अब ये क्या है, अगर तुम, कोई बंदा है, पुलिस जांच कर रही है, तुमने उसे पहले ही छोड़ दिया, तो वो क्या है, उस जांच को इंटरप्ट करेगा, वो सबूत मिटाएगा। पुलिस का काम क्या, सबूत ढूंढना, वो क्या करेगा, सबूत मिटाएगा। तो बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे में, सभी में नहीं, बहुत सारे एरिया में इस वाले जो आवेदन आते हैं ना पहले से ही अग्रिम जमानत के, इसको निलंबित कर दिया गया है कि तुम, कोई भी बंदा अगर आ रहा है, कोई भी उनका केस है, कोई भी केस ले लो, उसमें ऐसी वाला टॉपिक आ रहा है, तो पहले से तुम उनको जमानत मत दो, पहले उन्हें पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, तुम जाओ, जो भी जांच करना चाह रहे हो अपनी जांच वाच कर लो, उसके बाद उसे छोड़ो, क्योंकि वो बंदा अगर बाहर आएगा तो वो जो जांच है ना, उसमें वो डिस्टर्बेंस करेगा। वीडियो बड़ी हो गई है बेटा, लेकिन 2 टॉपिक बचे हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं ये। और अभी क्या है, ये सारे टॉपिक आगे डीप में आने वाले हैं, पूरे पूरे एक एक टॉपिक एक चैप्टर वाइज आएंगे आपके ये।
रिमांड पर रिहाई के मुकदमे का निरोध और सीमा। अभी रिमांड वाला टॉपिक आ रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास दी जाए। फिर से वही टॉपिक आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने तुम पेश करो। और धारा 167 ए के अनुसार आरोपी के आगे की जांच के लिए रिमांड पर लिया जाता है। रिमांड मांगी जाती है, ऐसा नहीं कि तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसे मारे जा रहे हो, उसकी रिमांड चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। रिमांड के लिए उस पहले सिग्नेचर्स होते हैं, उसको बताया जाता है कि कितने दिन की इसको रिमांड पे लिया जा रहा है, क्योंकि अब वो प्यार से तो बोल नहीं रहा, तुम्हें सबूत चाहिए, तुम्हें गवाह चाहिए, तुम्हें उसके मुंह से निकलवानी है बातें, तो फिर तुम रिमांड मांगते हो कि उसको मारेंगे और उससे पूछेंगे, ऐसे बताइए। और रिमांड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मारना, अलग अलग प्रकार से बातचीत करके उससे अलग अलग क्वेश्चन करके, बहुत सारे लूप होल्स बना के, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ के, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया, उसको नींद आ रही है बंदे को, उसका दिमाग चलेगा ही नहीं, झूठ बोले पाए कैसे पाएगा, या फिर ये उसे बिठा के रख रखा, खाना ही नहीं दिया, भूखे पेट बैठा हुआ बंदा, उसका दिमाग पेट में चलेगा कि भूख लग रही है, झूठ वो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये कि ऐसे कर करके उसको एक तरीके से, एक चालाकी पूर्ण तरीके से पूरा उसको फंसा के उससे उसके मुंह से सच निकलवाना है, ऐसे इसको कहा जा रहा है रिमांड। रिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मारा जाएगा, अलग अलग तरीके होते हैं कि फ़ैन ऑफ कर दिया, फुल गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी में बैठा के उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब वो बंदा भाई तड़प रहा है, उसको गर्मी लग रही है बिल्कुल, अब वो उसका दिमाग नहीं चल पाएगा ना, इंसान होता है ना कि झूठ बोलते वक्त उसका अलग तरीका होता है बोलने का, दिमाग उसमें चलता है। लेकिन अगर तुमसे एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली पूछते जाओ, तो कहीं ना कहीं तो झूठ गलत हो ही जाता है, क्योंकि जो सच है वो तो सच ही है, वो तो एक ही रहेगा। लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है, बार बार बोलते वक्त उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो स्टोरी होती है, स्टोरी में चेंज आ जाता है, इसलिए ये रिमांड मांगते हैं। रिमांड करने की शक्ति दो चीज़ों पर संतुष्ट करती है। पहला ये कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी की शारीरिक पुष्टि प्राप्त करने की समक्ष बना देती है। मतलब इससे ये कि उसकी शारीरिक पुष्टि कि वो बंदा है या नहीं है, उसको वो कर देती है बेसिक। कानून सहायता के अधिकार, अब इसमें कुछ नहीं है बेटा, कानूनी सहायता वाले में क्या है, मान लो केस हो गया, उस बंदे को तुम पकड़ के ले गए, गिरफ्तारी का पकड़ के लेकर उस पर केस है। अब ये कि वो बंदा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे अपने लिए केस लड़ेगा, उसके पास पढ़ाई लिखाई भी नहीं, उसको कुछ नहीं पता कि अब क्या करना है, प्लस उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो वकील कर सके, है ना। सबसे पहला कदम क्या होता है, बंदा वकील ढूंढता है अपने लिए कि अब क्या करूँ मैं, लेकिन वो बंदा इतना गरीब है कि उसके पास पैसे ही नहीं है वकील के, तो अब क्या होगा, अब वो क्या जेल में पड़ा रहेगा, उसको कोई तो चाहिए कि उसकी बात रखने के लिए, खुद वो बोल नहीं पाएगा, अनपढ़ है, उसको इतनी समझ ही नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वकील के पैसे नहीं है, तो ये कि कानूनी सहायता मिलेगी। फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सभी ने देखा हुआ, OMG वाली मूवी थी, सबने देखा है ना। उसका केस क्या था कि उसको कोई वकील मिल ही नहीं रहा था, उसके पास पैसे तो थे लेकिन कोई वकील ही नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि उसका केस ऐसा था, भगवान के ऊपर केस ठोका था उसने, तो कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं कि मैं कैसे इसका केस ले लूँ, तो उसने एंड में क्या डिसीजन लिया कि मैं खुद ही अपना केस लड़ लूँगा। ये वाली बात है कि आपको अगर वकील नहीं मिलता तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं, प्लस अगर आप खुद भी नहीं लड़ रहे तो कानून की तरफ से सरकारी वकील आपको मिलेगा, आपकी बात रखने के लिए सरकारी वकील मिलेगा अदालत में। अब इसमें क्या है, कानूनी सहायता, CRPC की धारा 303 और 4 में क्या लिखा हुआ है, अभियुक्त की सुरक्षा और भलाई के लिए एक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। कानूनी सलाहकार का मतलब बेटा वकील, उसको नियुक्त किया जाएगा उसके लिए कि वो उसके क्या पॉइंट्स है, जरूरी थोड़ी कि अगर आरोप लगा, गिरफ्तारी हो गई तो साबित हो गया वो दोषी है, क्या पता निर्दोष हो, है ना। तो जरूरत है ना, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए, क्या पता जिस पे आरोप लगाया जा रहा है बेचारा वही विक्टिम हो। मामले से बचाने के लिए अधिकार प्राप्त है कि उसको हेल्प दी जाए। यह इस तथ्य पर भी जोर देता है कि यदि अभियुक्त कानूनी व्यवसायी की फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, वही वाली बात जो मैं पैसे वाला बोलूँ कि वो इतना गरीब उसके पास पैसे नहीं है, अगर वो पैसे कानूनी फीस जो है वकील की वो नहीं दे सकता, असमर्थ है, तो क्या होगा, तो उसे राज्य की ओर से मुफ्त वकील मिलेगा, कानूनी सलाहकार प्राप्त किया जाएगा। ठीक है बेटा, फ्री में कानूनी सलाहकार दिया जाएगा। निवेदन करने का अधिकार है, उसको निवेदन करने का अधिकार है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वकील नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सहायता दो, उसे सहायता मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 22A में एक अभिभावक व्यक्ति को उसकी पसंद के वकील के द्वारा परामर्श और बचाव करने का अधिकार है। अब ये कि उसको खुद का वकील करने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की जाएगी कि तुझे सरकारी वकील ले लेना पड़ेगा, उसके पास पूरा अधिकार है। अगर वो अपने पसंद का वकील चाहता है, कोई अमीर बंदा है तो वो तो भाई करोड़पति है, अगर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाएगा, वो अच्छे से अच्छा वकील करके लाएगा, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि अपनी पसंद के वकील से करवाए। अगर पैसा नहीं है, कोई गरीब है, वो गाँव का बंदा है, उसको अधिकार है कि वो सरकारी वकील से सहायता लेके मैं आगे क्या कर सकता हूँ। कानूनी सहायता का अधिकार को 1976 के में एक संशोधन द्वारा मजबूत
मजबूत प्रदान किया गया। ये वाला संशोधन कब आया? इस समय में आया, इसको लिख लीजिए बेटा। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A के जोड़कर सभी के लिए सामान्य न्याय की सुविधा की गई, कि सबके लिए सामान्य न्याय हो उसकी वो की गई। योजना के माध्यम से आरोपी के उपयुक्त कानूनी सहायता को प्रदान करेगी। जो आरोपी है उसको सहायता मिल सके का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राज्य में और अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गरीबों के सभी प्रकार की कानूनी सहायता को प्रदान करने का अनिवार्य है। अब गरीबों के लिए ये वाला, ठीक है, कानूनी सहायता क्या गरीबों के लिए है कि कहीं वो इसमें फंस ना जाए। 40 मिनट की वीडियो हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो कमेंट लाइक अच्छा करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सारे पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी ये कि अभी सिर्फ बेसिक समझाया है इसमें, जो जितने भी ये टॉपिक आए ना, अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन है तो अभी कन्फ्यूज मत होइए, रुक जाइए। आगे ये सारे टॉपिक डीप में बड़े बड़े आएंगे। जमानत वाला पूरा टॉपिक चलेगा, गिरफ्तारी वाला पूरा टॉपिक यूनिट 2 में अभी आएंगे, ठीक है। अभी जितना कराया सिर्फ उसको समझिए, कन्फ्यूज मत होइए, लिख लीजिए उसको बेसिक को। ये अभी बेसिक चल रहा है, आगे डीप में यही चलेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बेटा।